Hello everyone, welcome to Genome Lab Science. Today will we discuss about पैरासिटोलॉजी और पैरासिटोलॉजी में आज अपन बात करेंगे यहाँ पर फाइलेरिया के बारे में, जो कि एक तरह के ये कह सकते हैं हेलमिंथिस पैरासाइट्स होता है। और इस पैरासाइट्स में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे लिम्फेटिक फाइलियरिसिस के बारे में कि लिम्फेटिक फाइलियरिसिस क्या होता है, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना यहाँ पर रोल प्ले किया है, क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, कितना ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या पैथोजेनेसिस है, क्या डायग्नोसिस किया जाता है और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकती हैं। लोड्स ऑफ द जानकारी इस पैरासाइट्स में लेंगे। लिटिल बिटवीन भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, तो ध्यान से आप क्लास को देखिएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। फाइलेरिया में आने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी इसका हिस्ट्री को डिटेल्स में जानेंगे और कौन कौन सी कितने सन में कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई उसके बारे में देखेंगे। देन इसके बाद फर्दर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जीनस है, ठीक है, क्या है यहाँ पर जीनस, तो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग यहाँ पर बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई के बारे में पढ़ेंगे। बाउचेरिया एक तरह है क्या होता है यहाँ पर जीनस है और बैंक्रोप्टाई उसकी स्पीसीज है। क्लियर तरीके से जानेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, बट थोड़ी सी हिस्ट्री और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। क्या देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है प्री 1863। प्री 1863 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसकी हिस्ट्री ओरिजिन हुई थी, मतलब कि इसकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट हुई थी। बट इसके पहले भी कुछ ऐसे इसके मिथ के रूप में जानकारी दे दी गई थी, उसको भी समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे आप, फाइलेरियासिस हैज़ बीन द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एशियंट। ठीक है, मतलब कि फाइलेरियासिस यहाँ पर जो टर्म लगा हुआ है ये डिजीज़ का नाम है। ठीक है, जो फाइलेरिया वर्म होता है और जो डिजीज़ करता है तो उसको बोलते हैं फाइलेरियासिस। और भी अनदर टाइप्स की डिजीज़ करता है, कैसे करता है आगे देखेंगे डिटेल्स में। क्लियर? तो इसकी जो बीमारी थी तो एशियन टाइम से ही ओरिजिनेट हो चुकी थी। एशियन टाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि प्राचीन काल में ही इसको पता लगा लिया गया था कि ये फाइलेरियासिस बीमारी है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, एलिफेंटियासिस हैज़ हैड नॉट डिस्क्राइब्ड इन इंडिया बाय द सुसूत्र। ठीक ना, तो एक यहाँ पर टर्म समझ में आया होगा आपको, सुसूत्र। इनका बहुत ही बड़ा रोल है मेडिकल लाइन में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसको जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं उनके में पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट ही क्या किया गया था, जो सुसूत्र थे तो इनको इन्होंने डिस्कवर कर लिया था और बताया था, ठीक है, डिटेल्स में बताया था कि एलिफेंटियासिस जो होता था एक तरह का क्या होता है बीमारी है और किसकी है, फाइलेरिया की है। ये इन्होंने बता दिया था। कब बता दिया था? 1863 में। बट उसके पहले भी उसके पहले भी यहाँ पर 600 BC, 600 BC का मतलब क्या होता है, 600 बिफोर क्रिस्ट। इन्होंने पहले क्या किया था कि एशियंट हिंदू मेडिकल वर्कर्स रेफर्ड टू द एलिफेंटिडियासिस इन द संस्कृत टेक्स्ट। ठीक ना, संस्कृत टेक्स्ट में जो हिंदू मेडिकल वर्कर्स थे उन्होंने भी रेफर करके बताया था कि ये एलिफेंटियासिस जो होता है तो एक तरह क्या होता है, फाइलेरिया की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 600 to 250, ठीक है, 250 BC मतलब कि बिफोर क्रिस्ट। इनमें बताया था कि मैन अफेक्टेड बाय द एलिफेंटियासिस वर नॉट अलाउड टू द बिकम द बुद्धिस्ट प्रिस्ट। मतलब इसका कहने की यहाँ पर ये है कि एलिफेंटियासिस जो होता है मैन को तो इफेक्ट कर रहा, बट इसको अप्रूव्ड नहीं किए थे कौन, बुद्धिस्ट जो लोग थे। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये BC के रूप में बताया गया था। दो डिस्कवरी लेटर देन बाद में 10 से लेकर के 13 सेंचुरी, 10 से 13 की सेंचुरी के बीच में क्या किया गया था, एक पार्सियन और यूरोपियन फिजिशियन थे जो कि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिफेंटियासिस। ठीक है, कब इसको बताया गया था, 10 to 13 सेंचुरी में।
पर्शियन और यूरोपियन फिजिशियन थे वहाँ के, और डिटेल्स में बताया था कि एलिफेंटिएसिस जो होता है तो एक तरह का फैलेरियर वर्म का कोजेज हुआ क्या है, डिजीज़ है। ठीक है, कौन बताया था यहाँ पर, कब बता दिया गया था यहाँ पर, 10 to 13 सेंचुरी में बताया था। लेटर देन बाद में जब इसकी डिस्कवरी हुई और डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई तो यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी माइक्रोफाइलेरिया की, ठीक है, किसकी हुई थी, माइक्रोफाइलेरिया की डिस्कवरी हुई थी। और कहाँ हुई थी, सबसे पहले क्यूबा में, ठीक है ना। क्यूबा क्या है, एक तरह का कह सकते हैं कि ये अदर फॉरेन कंट्री का एक तरह का ये स्टेट है, और वहाँ पर एक हवाना नाम का टाउन है। ठीक है, तो वहाँ पर एक डिमार्की नाम के साइंटिस्ट थे, डिमार्की नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हाइड्रोसेल फ्लूइड से, ठीक है ना। हाइड्रोसेल फ्लूइड क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइड्रोसेल फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, इसी के कारण से तो उसी को बोला जाता है। तो हाइड्रोसेल फ्लूइड से क्या किए थे, एक पेशेंट में इन्फेक्शन था और हाइड्रोसेल को फ्लूइड को कलेक्ट किए, और कलेक्ट करके फिर क्या किए थे, डिमोस्ट्रेट किए, ऑब्जर्व किए और बताए कि ये फाइलेरिया होता है। ठीक है, किसको डिस्कवर किया गया था, फाइलेरिया को किया गया था। लेटर देन बाद में भी और भी इसकी हिस्ट्री आगे की ओर बढ़ी। 1863 मतलब कि आगे 5 साल बाद, ठीक ना, 63 से लेकर के 68 में जब हिस्ट्री आगे बढ़ी, और ये हिस्ट्री बढ़ी कहाँ, एक फिजिशियन थे, ब्राज़ीलियन फिजिशियन थे, और उनका नाम क्या था यहाँ पर, बुचरर, ठीक है ना, क्या नाम था, बुचरर। तो इन्होंने क्या किया था, जो काइलस यूरिन होता है, काइलस यूरिन से को सैंपल कलेक्ट किया, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया था, इसके जीनस को बताया था, किसके, बाउचेरिया के जीनस को बताया था। कौन बताया था, बुचरर ने बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेटर देन बाद में फिर से और भी इसकी डिस्कवरी बढ़ी, और कहाँ पहुँच गई इसकी डिस्कवरी, 1872 में। 1872 में माइक्रोफाइलेरिया को, ठीक है, कहाँ डिस्कवर किया गया था, अपने इंडिया में। इंडिया में कहाँ किया गया था, यहाँ पर कलकत्ता में किया गया था। और किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, डिवाइन पी लेविस के द्वारा किया गया था। 1872 में स्टोरी कहाँ पड़ गई, पहुँच गई इसकी डिस्कवरी कहाँ पहुँच गई, अपने इंडिया में। और कलकत्ता में इसको ह्यूमन का ब्लड सैंपल लेकर, ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन का ब्लड सैंपल लेकर के डिमोस्ट्रेट किया गया और बताया गया कि ये एक तरह का क्या होता है, फाइलेरियर वर्म होता है। कहाँ से किया गया था, ह्यूमन का ब्लड लेकर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बताया गया था हाइड्रोसेल फ्लूइड से सैंपल कलेक्ट करके बताया गया था। कहाँ बताया गया था, क्यूबा में। ठीक है, फिर इसके बाद अपने इंडिया में कलकत्ता में इसका डिस्कवरी चल रही थी, तो ह्यूमन का ब्लड का सैंपल लिया गया जो अफेक्टेड रहा होगा इस बीमारी से, फाइलेरियासिस से। तो फाइलेरिया को क्या किया गया, यहाँ पर डिमोस्ट्रेट किया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे लेटर देन इसकी स्टोरी और बढ़ती है और इसकी डिस्कवरी आगे बढ़ती है। कहाँ पहुँच गई इसकी, 1876 में। ठीक है, 72 के बाद कहाँ पहुँच गई इसकी, 1706 में इसकी डिस्कवरी पहुंच गई। और एक नाम था साइंटिस्ट का, जिनका नाम था क्या, बैंक्रोफ्ट। ठीक है, क्या नाम था, बैंक्रोफ्ट, जो कि फर्स्ट रिपोर्टेड किए थे और डिस्क्राइब किए थे एडल्ट वर्म फीमेल का। ठीक है, इसमें दो तरह के से होते हैं, एक एडल्ट वर्म होता है और एक होता है इसका एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया। तो इन्होंने क्या किया था, जो बैंक्रोफ्ट थे ऐसे फर्स्ट रिपोर्टेड किए थे एक एडल्ट वर्म ऑफ द फीमेल जो है इसका फाइलेरिया का, उसको डिमोस्ट्रेट किए थे। कब किए थे इसको, 1876 में इसको डिमोस्ट्रेट करके बताए थे। लेटर बाद में और भी इसकी डिस्कवरी चली। 1888 में फिर क्या किया गया था, यहाँ पर मेल वर्म को डिस्कवर किया गया था। किसको डिस्कवर किया गया है, मेल वर्म जो एडल्ट है, किसके द्वारा किया गया था, बोर्न के थ्रू किया गया था। ठीक है ना, इन साइंटिस्ट का नाम है, इनके थ्रू किया गया था।
किसको, मेल एडल्ट वर्म को किया गया था। ठीक है, अब आगे ही इसकी डिस्कवरी बढ़ी और 1878 में पहुंची। कब पहुंची इसकी, ठीक है ना, 76 के बाद यहाँ पर 78 है, देन इसके बाद 88। तो एक नाम था इनका साइंटिस्ट का, जिस क्या नाम था, मंसोन। ठीक है ना, मंसोन ने डिस्कवर किया और ये डिस्कवरी कहाँ पहुंच गई, चाइना में। कहाँ, चाइना में पहुंची। और इन्होंने जब चाइना में डिस्कवर कर रहे थे तो मंसोन नाम की एक साइंटिस्ट, इन्होंने ये बताया कि एक तरह का वेक्टर है या कि मॉस्किटो है जो कि इस इन्फेक्ट बीमारी को, फाइलेरिया की बीमारी को स्प्रेड करने का काम करता है। तो वेक्टर को जो डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा किया गया था, मंसोन के द्वारा किया गया था, जिस वेक्टर का क्या नाम है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है ना, आगे भी देखेंगे इसका साइंटिफिक नेम भी है। क्यूलेक्स मॉस्किटो एज अ वेक्टर है जो कि क्या करता है, फाइलेरिया वर्म को स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है, लेटर देन बाद में 1879 में आगे भी रिसर्च बढ़ा और मंसोन ने ही इसको भी और आगे क्या किया, डिमोस्ट्रेट किया और एक तरह का पीरियोडसिटी बताया जिसको बोलते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडसिटी, जो कि ये फाइलेरियर वर्म में बहुत ही रोल प्ले करती है और ये पीरियोडसिटी आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है। ठीक है, तो नॉक्टर्नल पीरियोडसिटी को बताया आपने किसकी, माइक्रोफाइलेरिया को। और कहाँ बताया था, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर सैंपल कलेक्ट जब कर रहे थे उस कंडीशन में। ठीक ना, जब सैंपल कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर समझिए कि वाज फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ द इंसेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द ह्यूमन डिजीज। मतलब कि जब इसको चाइना में 1878 में मंसोन ने क्यूलेक्स मॉस्किटो को क्या कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तब इन्होंने ये भी बताया था कि ऐसा फर्स्ट इंसेक्ट है जो कि ह्यूमन में डिजीज स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आया। लेटर देन बाद में यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, जो 1876 था जिसका क्या नाम था यहाँ पर, जोसेफ बैंक्रोफ्ट। ठीक है ना, तो जोसेफ बैंक्रोफ्ट ने क्या किया था, इसके स्पीसीज को डिस्कवर करने का काम किया था। और जबकि यहाँ पर आगे एक बुचरर साइंटिस्ट थे तो उनके जीनस को डिस्कवर करने का काम किया था। फिर यहाँ पर जो बाउचेरिया है, ठीक है, बुचेरिया है, ठीक है ना, वैंक्रोफ्टाई। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम लिया गया था, बुचेरर से इसका नाम ले लिया गया जीनस का, और जो स्पीसीज का नाम था बैंक्रोफ्टाई तो इसको बैंक्रोफ्ट से ले लिया गया। ठीक है ना, जोसेफ जो बैंक्रोफ्ट है। इस तरीके से क्या किया गया, इसके डिस्कवरी को पूरा ऑल ओवर तरीके से बताया गया था। बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट अपना रोल प्ले किए और अपना अपना योगदान दिए, और इन साइंटिस्ट को इस वर्म के कारण, इस फाइलेरिया के कारण बहुत सारे उनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इतना आप जान गए। आगे देखेंगे इसका प्रिवेंशन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ। तो ये जो बैंक्रोफ्टाई है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरे संसार में फैला हुआ है। बट मोस्ट वाइडली कहाँ कहाँ ये रहता है, ये ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरियाज है। ठीक है ना, और भी कहाँ है, सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड द पैसिफिक आइलैंड। ठीक है ना, ये जो टापू वगैरह होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है। अब प्रोमिनेंट अगर इन्फेक्शन देखा गया है, सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन देखा गया है तो अपने इंडिया में ही देखा गया इसका। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द केसेस फाइलेरियासिस अकर्स इन इंडिया। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर इन्फेक्शन देखा गया है फाइलेरियासिस का, ये फाइलेरिया वर्म का, तो अपने इंडिया में देखा गया। ठीक है, ट्रांसमिशन बाय द अफ्रीकन एनाफिलीस मॉस्किटो टू द ट्रांसमिशन बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है ना, मतलब कि इसका जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ऐसे समझिए, जो इसका इन्फेक्शन फैल रहा है तो एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है, और भी ये क्या होता है, ओवर क्राउडेड एंड द इन सैनिटरी टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द
अमेरिकन, ठीक है। यहाँ यहाँ इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा गया था और जो स्प्रेड करने का काम कर रहा है तो क्यूलेक्स मॉस्किटो ही कर रहा है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया आपको। आगे देखेंगे इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट बोल सकते हो या किसी में आप बोल सकते हो कि शेल्टर। हैबिटेट का मतलब होता है कि इसका स्थान कहाँ ये एग्जिस्ट कर रहा, कहाँ ये सर्वाइव कर सकता है, किस किस जगह में, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर एडल्ट वर्म होता है और एक फाइलेरिया होता है, ठीक है। माइक्रो फाइलेरिया दो होते हैं, एक एडल्ट वर्म होता है और एक माइक्रो फाइलेरिया होता है। तो एडल्ट वर्म जो होता है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में मैन की क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब सर्वाइव करता है और वहाँ भी अपना पूरा न्यूट्रिशन जितना नोरिशमेंट है पूरा कंप्लीट करता है और भी बॉडी में स्प्रेड होता है। कैसे होता है आगे देखेंगे डिटेल्स में। जबकि जो माइक्रो फाइलेरिया है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, मैन के इन द ब्लड में, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दें, जब भी इसको आप डिमोस्ट्रेट करेंगे तो जब आपको ब्लड में डिमोस्ट्रेट करना है तो आप माइक्रो फाइलेरिया ही डिमोस्ट्रेट कर पाओगे, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। और जो एडल्ट वर्म होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको आपको एडल्ट वर्म को डिमोस्ट्रेट करना है तो आप क्या करिए कि लिम्फ नोड में जहाँ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है एक्जिला में, ठीक ना, नेक में, इंग्वाइलन एरिया में, तो वहाँ से आप सैंपल को एफएनएसी के थ्रू कलेक्ट करिए, देन इसके बाद उसमें डिमोस्ट्रेट करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया हैबिटेट। आगे देखेंगे फर्दर। अभी जो हमने बताया इसमें एक तरह की पेरियोसिटी चलती है जिसको बोलते हैं नॉक्टर्नल पेरियोसिटी, ठीक है ना, किसकी, माइक्रोफाइलेरिया की। ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। जो माइक्रोफाइलेरिया होता है तो कह सकते हैं कि बहुत ही ढीठ टाइप का रहता है, वो छुपने की कोशिश करता है, कुल मिलाकर ऐसे बोल सकते हैं। तो जो माइक्रोफाइलेरिया होता है तो सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जो माइक्रोफाइलेरिया है तो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है, बट जब इसका आप सैंपल कलेक्ट करेंगे तो दिन के टाइम पे इस सैंपल को आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और करते भी हैं तो कैसे करते हैं आगे देखेंगे प्रोसीजर के टाइम पे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नॉक्टर्नल पीरियोसिटी इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन सीन इन द लार्ज नंबर ऑफ द पेरिफेरल ब्लड ओनली एट द नाइट बिटवीन द 10 to 4 PM, ठीक है। मतलब कि 10 बजे रात से लेकर के सुबह जो भोर का टाइम होता है तो 4 बजे के बीच में आप बेस्ट टाइम होता है इसको सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। यही होती है पेरियोसिटी। ये कैसा होता है कि मतलब कि जब इसको अगर दिन के टाइम पे कंडीशन क्या होती है इसमें कि ये ब्लड की स्ट्रीम में सर्कुलेट ना हो करके कुछ जो अदर आर्गन होते हैं वहाँ जाकर के इन्वेट रहता है, रेस्ट करता है। जैसे ही इसको डार्क एरिया मिलेगा, मतलब जिस पेशेंट को अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो वो डार्क एरिया में आएगा, ठीक है। डार्क एरिया में अगर वो सो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिम्फ नोड से या कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलीज हो करके बाहर निकल करके फिर कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। क्यों आता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए। कौन आएगा, माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है बेस्ट से जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए 10 PM से लेकर के 4 AM नाइट में, इसी को बोला जाता है पेरियोसिटिक, ठीक ना, नॉक्टर्नल पेरियोसिटी। वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि नॉक्टर्नल पीरियोसिटी माइक्रोफाइलेरिया आर द बिलीव टू द स्पेंड डे टाइम मेनली द कैपिलरीज ऑफ लंग्स, किडनी एंड हार्ट एंड मसल्स, ठीक ना। जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर ये क्या करता है, रेस्ट करता है। कब करता है, डे टाइम पे, और नाइट में ये स्प्रेड होता आता है कहाँ, सर्कुलेशन में। यही क्या होती है, इसकी पेरियोसिटी होती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर हम बुचेरिया बैंक्रोप्टाई की बात करेंगे तो पीक जो टाइम होता है इसका तो वही 10 बजे से लेकर के 4 बजे ही होता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इसकी पेरियोसिटी कहलाती है। आगे भी देखेंगे कैसे कैसे होती है, क्लियर। बुचेरिया बैंक्रोप्टाई के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी और देख लेते हैं क्या इसका इपीडीमोलॉजी, ठीक है ना। इपीडीमोलॉजी मतलब क्या होता है, कैसे कैसे ये
लार्जेस्ट अपना इन्फेक्शन दिखा रहा। साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता है, हाईएस्ट वार्डन के रूप में प्रेजेंट होता है। कंपेरिजन ऑफ द 50% ग्लोबली इन्फेक्टेड द लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, मतलब यहाँ पर 50% जो होता है इसका एपिडेमियोलॉजी क्या किससे द्वारा हो रही है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के द्वारा हो रही है। जबकि रिमेनिंग डेड जो बचता है यहाँ पर, ठीक है, तो अपने इंडिया में 40% इसका केसेस जो एपिडेमियोलॉजी है देखा गया है, जिसमें से एस्टिमेटेड दैट अबाउट द 650 मिलियंस पीपल द हाई रिस्क अफेक्टेड, ठीक ना, मतलब अपने इंडिया में 650 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 256 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व था और 21 यहाँ पर 21 स्टेट इन्वॉल्व था अपने इंडिया में, जिसमें से 40% इसका ग्लोबल वार्डन देखा गया था। और इसका रिमेनिंग जो 50% था कहाँ देखा गया था, साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया, ठीक है। और जो 10% बचा था वो अदर कंट्री में भी स्प्रेड हुआ। बट अपने इंडिया में जो 256 डिस्ट्रिक्ट और 21 यहाँ पर 21 स्टेट इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से हाईएस्ट हाईली इंडेमिक जो स्टेट थे कौन कौन से थे यहाँ पर, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। विच एनकाउंटर फॉर द 2/3 ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस वार्डन इन द इंडिया, मतलब अगर देखा गया है यहाँ पर 2/3 पार्ट इसका पूरा अफेक्टेड हुए थे इस स्टेट को लेकर के, ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे। क्लियर। आगे पॉइंट देखिए यहाँ पर मार्फोलॉजी में देखेंगे, इसकी मार्फोलॉजी जो होती है बौचेरिया ब्रैंकोप्टाई की, ठीक है, दो तरीके से होती है। एक इसका एडल्ट वर्म होता है और सेकंड इसका इम्ब्रियो होता है, जिसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है, इसको भी देखेंगे। बट यहाँ पर पहले एडल्ट वर्म को देखते हैं कि बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई का एडल्ट वर्म क्या होता है, क्या क्या होता है, कैसे दिखता है। ये एडल्ट वर्म जो होता है इसका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक ना। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, मतलब कि पारदर्शी रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और कैसा रहता है, लॉन्ग रहेगा, सिलेंडर रहेगा और क्रीमी वाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि धागा जैसे होता है उस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। और कैसा रहता है, स्मूथ रहेगा, स्मूथ मतलब चिकना होता है। और क्यूटिकल फिलैरी फॉर्म शेप का रहेगा। क्यूटिकल फिलैरी फॉर्म शेप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पेंसिल को क्या करते हैं, छील देते हैं, तो उसी टाइप का ये दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की परत इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है क्यूटिकल फिलैरी फॉर्म शेप है। और बोथ टेपरिंग एंड होता है। बोथ टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेपरिंग एंड मतलब क्या होता है, नुकीला पार्ट, ठीक है ना। तो दोनों चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों कैसे रहते हैं, इसके टेपरिंग एंड रहते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल की बात करेंगे तो यहां पर जो 2.5 to 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, सेंटीमीटर में इसकी लेंथ को बताया गया है, किसके, मेल की। और यहां पर 0.1 mm थिकनेस बताई गई, मतलब कि लेंथ इसको सेंटीमीटर में इतना बड़ा होता है और थिकनेस 0.1 mm का होता है। जबकि यहां पर जो फीमेल वर्म होता है, ठीक है, फीमेल की बात करेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 0.2 से 0.3 mm थिकनेस होती है, ठीक है। मतलब कि फीमेल सबसे बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, हेलमिंथेस जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, हेलमिंथेस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अगर मेल की अपेक्षा फीमेल को देखा जाए तो फीमेल वर्म जो होते हैं तो लॉन्ग ही रहते हैं और मेल जो होते हैं तो फीमेल के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको बताया गया। क्लियर। और ये जो फीमेल वर्म होता है, ठीक है, जो एडल्ट फीमेल वर्म होता है कैसा होता है, बेबी पैरस होता है। यहाँ पर एक टर्म आया है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक होता है बेबी पैरस और एक होता है यहाँ पर ओबा बेबी पैरस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बीवी पैरस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बीवी पैरस में तो ह्यूमन भी आता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जो
एग ना प्रोड्यूस करके, मतलब कि अंडा प्रोड्यूस ना करके वो डाइट क्या करेगा, ऑफ स्प्रिंग देने का काम करेगा, मतलब कि डाइट वो बच्चा देने का काम करेगा, उसको बोलते हैं क्या, विविपेरस। और ओवा पैरस का मतलब क्या होता है, जो कि एग देने का काम करता है, ठीक है। और ओवा विविपेरस का मतलब क्या होता है, जो एग भी देता है और साथ साथ में फिर ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जो ये पैरासाइट्स होता है तो कैसा होता है, ये बीवी पैरास होता है और डायरेक्टली डिस्चार्ज द लार्वा ये कि ऑफ स्प्रिंग लाइन इन द एम्ब्रियो, ठीक है ना, विदाउट एनी एग्स, मतलब कि ये जो अपना डिस्चार्ज कर रहा है लार्वा को ऑफ स्प्रिंग के रूप में कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट ही बच्चा प्रोड्यूस करने का काम करता है। होप सो आपको इसकी मॉर्फोलॉजी समझ में आई होगी एडल्ट वर्म की। आगे भी देखेंगे कैसा होता है इसका टेल इन मेल का, कैसा होता है, कर्व रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल का जो इंड रहता है, कर्व रहता है, कर्व वेंट्रिकली रहता है और ये 2 स्पाइक्यूल्स अनइक्वल लेंथ में कंटेन करके रखता है, ठीक है। स्पाइक्यूल्स मतलब क्या होता है, नुकीला वाला पार्ट इसका। जबकि जो फीमेल होता है तो कैसा रहता है, स्ट्रेट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टेल वाला पार्ट है आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, और जबकि जो मेल वाला होता है तो उसमें कर्व वेंट्रिकली रहेगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, क्वाइल्ड रहती हैं। अभी यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, बट ये जब सेक्सुअली मेटिंग करते हैं या कि कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे लिम्फेटिक में कर रहे हो या कि ब्लड स्ट्रीम में कर रहे हो, तो ये क्या रहते हैं, आपस में क्वाइल्ड फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये गेट टुगेदर कैसे रहते हैं, क्वाइल्ड रहते हैं और डिफिकल्ट टू द सेपरेट देम, मतलब कि इसको अलग करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। लाइफ स्पेन की अगर बात करेंगे एडल्ट वर्म की तो 5 to 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर जो होता है 10 से 15 माना गया है या कि 5 से 10 माना गया है, या उससे भी ज़्यादा इसकी लाइफ स्पेन हो सकती है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये 5 से 10 साल या कि 15 साल तक सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है और इन्फेक्शन कॉज करता रहेगा, ठीक है। कौन यहाँ पर एडल्ट वर्म की बात कर रहे हैं। आगे देखिए यहां पर जो माइक्रोफाइलेरिया, अभी क्या देखें इसका एडल्ट वर्म देख लिए हैं, माइक्रोफाइलेरिया या इसी को आप बोल सकते हैं क्या, इम्ब्रियोस इसका, ठीक है, किसका, बुचेरेरिया बेरेंकोप्टाई का। तो जो माइक्रोफाइलेरिया है कैसा दिखता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस मतलब इसमें किसी प्रकार का कलरलेस नहीं है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूटेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं दिखेगा। हाँ, जब ये ब्लड में आपके एंट्री रहता है, ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ब्लड को सक करता है, फिर आप इसका जब पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो उसमें आपको जिस तरीके से ये डाई ऑब्टेन करेगा उस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। बट नॉर्मली ये कैसा धीरे रहेगा, ये कलरलेस रहता है और ट्रांसलूसेंट बॉडी रहती है। ब्लंट हेड रहता है। ब्लंट हेड का मतलब क्या होता है, यहां पर समझिए क्या लिखा है यहाँ पर, ब्लंट हेड, ठीक ना। इसका जो हेड वाला पार्ट होता है तो ब्लंट होता है, मतलब कि आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट लीजिए और एक उस इंस्ट्रूमेंट को आप चलाते चलाते उसका जो धार होता है, नुकीला वाला पार्ट होता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लंट, ठीक है। तो ब्लंट हेड इसका रहता है, हल्का रहता है, ठीक ना, और पॉइंटेड टिल रहता है। कैसा रहता है, ये पॉइंटेड टिल रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। मेजरमेंट की बात करेंगे तो 250 से लेकर के यहाँ पर 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ की होती है, जबकि 6 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस है। याद करिए अभी जो इसकी अभी एडल्ट वर्म देखी थी तो वो किस में थी, सेंटीमीटर में थी, मतलब कि इतना बड़ा था। बट यहाँ पर इसके अगर माइक्रोफाइलेरी की बात करेंगे तो कैसा दिख रहा है, इसमें किस तरीके से रहेगा, ये माइक्रोमीटर में रहेगा, जो छोटी यूनिट है, ठीक है। इसकी सबसे छोटी यूनिट तो नैनोमीटर होती है, बट नैनोमीटर से भी ऊपर ये माइक्रोमीटर होता है। तो जो इसका मेजरमेंट है 250 से लेकर 300 माइक्रोमीटर लेंथ रहेगी, मतलब कि इतना ये लंबा रहेगा, और 6 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस, मतलब कि इसकी मोटाई रहेगी, ठीक है। और इसकी मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट
क्यों करता है, किसके वजह से करता है, ये चीज को समझिए, ठीक ना। मूवमेंट कैसा होता है इसका, फॉरवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है विद इन द सीथ, ठीक है ना। और इसमें जो सीथ कवरिंग रहती है उसको हाइलिन सीथ बोलते हैं, यहां पर समझिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक है। तो ये पॉइंट इसका क्या होता है, जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ठीक है, जो यहां पर ये खाली स्पेस पूरा दिख रहा है, यहां पर किसी प्रकार का कुछ कंटेंट नहीं है, इसी को बोला जाता है सीथ है। और जो इसमें कवरिंग रहती है वो माइलिन सीथ होती है, ठीक है। तो यहां पर इसी सीथ के कारण ही क्या करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मतलब आगे और पीछे क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभार जनरेट हो सकता है कंपटीशन भी उसे, कि जो माइक्रोफैलेरी होता है तो ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो अपने माइंड में रखिए, इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। इस जो पैरासाइट्स है माइक्रोफैलेरिया, ये क्या आप बोल सकते हैं, फैलेरियासिस जो डिजीज कोज कर रहा है, सबसे यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो ये अपने माइंड में और नोटबुक में बना के रखिए, ठीक है। जब इसको स्टेन करेंगे तो आप कोई भी दो में से स्टेन ले सकते हैं, लिस्मान स्टेन यूज कर सकते हैं, फील्ड स्टेन भी यूज कर सकते हैं, या कि कोई अनादर जो रोमन बस्की स्टेन होते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और उसमें आपको डिटेल से इसकी मार्फोलॉजी दिखेगी। बट और थोड़ी सी यहाँ पर समझेंगे क्या क्या यहाँ पर है, ये चीज को समझिए। माइक्रोफैलेरी आर द डायग्नोस्टिक फॉर्म, ठीक है ना। माइक्रोफैलेरी जो होता है कैसा होता है, डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है। क्वेश्चन जनरेट हो सकता है यहाँ सर कि जो फैलेरिया होता है इसका डायग्नोस्टिक फॉर्म कौन सा होता है, तो माइक्रोफैलेरी होता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब एक चीज और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो ये इसकी बॉडी है, ठीक है, जो इसकी बॉडी है और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट है। आपको यहाँ पर जो एक येलो टाइप का दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं, नर्व रिंग, ठीक ना। इसमें नर्व की रिंग प्रेजेंट होती है जो इसको मेंटेन करके रखती है, रिंग, ठीक है। और यहां पर जो आपको ये ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, एक तरह के ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं, या इसी को बोल सकते हो आप, इसके क्या है, न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से न्यूक्लियाई होता है, जो सोमैटिक सेल्स का न्यूक्लियाई होता है, या कि सोमैटिक सेल्स होती है, या कि सोमैटिक न्यूक्लियाई होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी ये साइलेट या कि सीथ को छोड़ करके, जो सीथ वाला कवरिंग होती है उसको छोड़ करके, और लास्ट का जो टिल वाला पार्ट होता है इसको छोड़ करके पूरे बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें आगे देखिए, जो न्यूक्लियाई होता है तो आल्सो अब्सेंट इन द फ्यू प्लेसेस, कहाँ कहाँ ये अब्सेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रीमोडिकल्स आर्गन लाइक द नर्व रिंग। आपको यहाँ पर नर्व की ये जो रिंग है यहाँ पर इसके अंदर में भी ये न्यूक्लियाई नहीं दिखेगा, ठीक है। और स्क्रेटरी पोर एंड एनल पोर, यहाँ पर दो तरीके से इसमें पोर पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है यहाँ पर अंटेरियर भी स्पॉट, या कि अंटेरियर पोर बोलते हैं, और एक और होता है यहाँ पर पोस्टेरियर भी स्पॉट, ठीक है ना। तो जो अंटेरियर भी स्पॉट होता है, इससे समझिए आप, ठीक है। अंटेरियर जो भी स्पॉट होता है तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रेटरी पोर। स्क्रेटरी पोर का मतलब क्या होता है, जो भी ये अपना वेस्ट मटेरियल है तो ये अंटेरियर भी स्पॉट ये स्क्रेटरी पोर के जरिए से ही बाहर निकालेगा। तो इस यहाँ पर आप देखिए इस एरिया में किसी प्रकार का न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देगा। और सेकंड क्या होता है, यहाँ पर एक एनल पोर होता है जिसको क्लोका या कि पोस्टेरियर भी स्पॉट भी बोला जाता है। इस एरिया में भी इसके न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है कि न्यूक्लियाइस कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो प्रीमोडिकल इसके आर्गन होते हैं। प्रीमोडिकल आर्गन क्या क्या है, नर्व रिंग है, इसमें स्क्रेटरी पोर है, एनल पोर है और जेनाइटल सेल्स हैं, ठीक है। एक चीज और समझिए, इसमें जेनाइटल सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक है ना, 4 जेनाइटल सेल्स होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, जी सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पर, जी सेल्स बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होती हैं, G1 से लेकर के G4, मतलब कि 4 सेल्स होती है। G1 आपको यहाँ दिख रहा होगा और G2, G3, G4 होती है, ठीक है ना। तो जो जेनाइटल एरिया है तो वहां पर भी ये इसका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको इसका स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी समझ में आया होगा
कि माइक्रोफाइलेरिया की क्या होती है। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे अब यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आई होगी, इसमें नहीं भी समझ में आता है तो अगर आप चैनल में देख रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल में जो इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट से कंप्लीट होती है। कितने? 2 होस्ट से। ठीक है, लाइफ साइकिल कितने होस्ट से कंप्लीट हो रही है? 2 होस्ट से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और सेकंड होता है इंटरमीडिएट होस्ट है। डेफिनेटिव होस्ट उसको बोला जाता है जो कि मेन में अपना पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट होस्ट उसको बोला जा रहा है यहाँ पर जो मॉस्किटो के अंदर साइकिल कंप्लीट करता है, जिस मॉस्किटो का क्या नाम है यहाँ पर? क्यूलिक्स क्यूनक फैंटेसिटस है। ठीक है, या कि इसी को आप बोल सकते हैं, इसका साइंटिफिक है क्यूलिक्स फैटिकेंस। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप क्यूलिक्स मॉस्किटो से याद करके रखिए। ठीक है, तो 2 तरीके से इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट हो रही। एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि यहाँ पर मैन है, और इसका कोई रिजर्वायर होस्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैन ही इसका रिजर्वायर होस्ट होता है और मैन ही इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट यहां पर क्या माना गया है? इसका क्यूलिक्स मॉस्किटो माना गया है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए क्या क्या है यहाँ पर। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है कि जो बैक्टीरिया ब्रैंकोप्टाई होता है उसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? तो 3rd स्टेज लार्वा होता है, या 3rd स्टेज फिलैरी फॉर्म लार्वा होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए क्या जो इसका डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है कौन सा है? माइक्रोफैलेरी है। ठीक है, ये भी चीज समझ के रखिए। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है? 3rd स्टेज लार्वा है। ठीक है, और यहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है तो फिलैरी फॉर्म लार्वा गेट डिपोजिट इन द स्किन बाय द मॉस्किटो बाइट। ठीक ना, किसके द्वारा ये हो रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? जो क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है स्किन में किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। ठीक है, फिर वहां सैंपल को वहां से ब्लड को एज अ मील के रूप में कलेक्ट करता है, देन इसके बाद किसी अनदर पर्सन में फिर जाकर के वाइट कर देता है किसी हेल्दी पर्सन में। इस तरीके से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है और ये इसी तरीके से ये स्प्रेड करता है। क्लियर? ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल को समझिए कि लाइफ साइकिल इसकी कहां से स्टार्ट होती है और कैसे होती है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है कौन सा होता है? 3rd स्टेज लार्वा होता है। ठीक है, 3rd स्टेज लार्वा कैसे बनता है ये चीज को समझिए। यहां से हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं मॉस्किटो से। मॉस्किटो से स्टार्ट करते हैं। जो ये मॉस्किटो है क्यूलिक्स इंजेक्टेड बाय द फीमेल मॉस्किटो ड्यूरिंग द ब्लड मिल्क, मतलब कि किसी पर्सन को इन्फेक्शन था, ठीक है ना, फाइलेरिया का इन्फेक्शन था, उसको बाइट किया। बाइट करने के बाद एज अ मील के रूप में ब्लड को सक किया। सक करने के बाद आगे बढ़ा और क्या बनाता है यहाँ पर? 1st स्टेज लार्वा बनाता है। ठीक है, और 1st स्टेज लार्वा को बनने का जो टाइम लगता है तो 2 to 6 डेज होता है। कितना होता है? 2 to 6 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, 2 to 6 फर्स्ट स्टेज लार्वा बना, देन इसके बाद यहां से आगे की ओर माइग्रेट होता है। ये किसके अंदर ही प्रोसेस चलती है? ये आपके जो मॉस्किटो हैं, ठीक है ना, ये क्यूलिक्स मॉस्किटो, इसके अंदर ही साइकिल चलती है। फर्स्ट स्टेज लार्वा इसी के अंदर बनेगा, सेकंड स्टेज लार्वा फिर इसी के अंदर बनेगा, और उसमें जो टाइम लग रहा है तो 3 to 7 डेज लग रहा है। ठीक है, अब यहां से आगे की ओर बढ़ा। अब इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म 3rd स्टेज लार्वा होता है वो किसके अंदर ही बन रहा है? मॉस्किटो के अंदर ही बन रहा है। बट ये स्प्रेड होकर के जो सेकंड स्टेज लार्वा होता है स्प्रेड होकर के मॉस्किटो का जो गट होता है, स्टमक होता है, वहां पर जाकर के इन्वेट हो जाता है और वहां पर ही अपना क्या करता है? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3rd स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 3rd स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हुआ। अब यही 3rd स्टेज लार्वा फिर क्या करता है कि जब ये मॉस्किटो किसी अनदर पर्सन को क्या करेगा? वाइट करेगा। ठीक है, अब ब्लड को एज अ मील के रूप में लेगा और 3rd स्टेज लार्वा को उसके अंदर, उस स्किन के अंदर पिनिट्रेट कर देगा। ठीक है, तो इन्फेक्टिव लार्वा डिपोजिट इन द स्किन ऑफ द मैन व्हेन द मॉस्किटो बाइट। जब इसके अंदर ये बाइट किया तो जो 3rd स्टेज लार्वा क्या था? मैन के अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है ना,
तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि मैन के अंदर ऐसा कौन सा लार्वा है जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म में आता है। तो याद करके रखिएगा कि थर्ड स्टेज लार्वा होता है, ठीक है, या कि इसी को बोल सकते हो थर्ड स्टेज फिलैरी फॉर्म लार्वा। अब ये थर्ड स्टेज फिलैरी फॉर्म लार्वा इसमें पहुंचा, स्किन में पहुंचा, और ये माइग्रेट हो करके कहाँ पहुंच जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है। और वही लिम्फेटिक सिस्टम में जा करके जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, तो वहां पर ही क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन लेगा और एग्जिस्ट करेगा। याद करिए अभी हैबिटेट में बताया था कि जो एडल्ट वर्म होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक में। तो जो थर्ड स्टेज लार्वा था तो लिम्फेटिक सिस्टम में गया और वहां पर ही क्या करता है, एडल्ट वर्म में प्रोड्यूस होना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये यहाँ पहुंचा, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में ही एडल्ट वर्म जब डेवलप हो गया, ठीक है, तो फिर आगे की ओर क्या करता है, फिर रिलीज करता है, ये रिलीज करेगा माइक्रोफाइलेरिया को, ठीक है। कैसे रिलीज करता है, मेल और फीमेल दोनों का क्या होगा, यहाँ पर फिर मेटिंग होगी। मेटिंग होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कहाँ पर ये होगी, लिम्फेटिक सिस्टम में ही होगी। अब यहाँ पर आगे और बढ़ेगा, मेल और फीमेल दोनों क्या करेगा, मेटिंग करेगा, देन इसके बाद रिलीज करेगा माइक्रोफाइलेरी का, ठीक है ना। किसको रिलीज करेगा, यहाँ पर माइक्रोफाइलेरी, फीमेल वर्म रिलीज करता है माइक्रोफाइलेरी को। अब माइक्रोफाइलेरी रिलीज हुआ और माइक्रोफाइलेरी रिलीज हो करके, ठीक है ना, ड्यूरिंग द नाइट में क्या करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ध्यान समझिएगा, नाइट में ब्लड स्ट्रीम में आएगा। तो अब कोई अनादर मॉस्किटो आएगा और वाइट करेगा, तो फिर वहां से फिर से क्या करेगा, माइक्रोफाइलेरी को कहाँ ले लेगा, अपने में ले लेगा, ठीक है, किसी नादर। या कि डे के टाइम पे क्या होता है कि ये लीवर में, किडनी में, या कि हार्ट में, या कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर वो इन्विट रहेगा, ठीक है, टेक टाइम। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है, बहुत ही है। तो जो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल होती है तो मॉस्किटो के अंदर चलेगी, और जो डेफिनेटिव होस्ट की लाइफ साइकिल होती है जो किसके अंदर चल रही है, मैन के अंदर चल रही है, ठीक है। तो आपको मैन पॉइंट यहाँ पर ध्यान से माइंड में रखना है कि कौन सा इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, कौन सा डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे यहाँ पर आगे। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई होता है तो वो दो फॉर्म में इसके डिजीज कोज करने का काम करता है। एक को बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको बुचेरेरियासिस बोल सकते हो, या कि इसी को बोल सकते हैं ब्रैंकोप्टियन फैलेरियसिस बोल सकते हैं, या कि इसी को बोला जाता है फैलेरियसिस, ठीक है ना। तो इसकी डिजीज जो होती है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक होता है क्लासिकल फैलेरियसिस और सेकंड होती है ओकल्ट फैलेरियसिस, ठीक है। दोनों को डिटेल्स में समझेंगे। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है दो फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्लासिकल फैलेरियसिस का मतलब क्या होता है कि जिसमें एडल्ट वर्म क्या करेगा, यहाँ पर इन्फेक्शन कोज करने का काम करेगा, और इसमें जो एडल्ट वर्म इन्फेक्शन कोज करता है तो ये क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो लिम्फ एजिनाइटिस कोज करने का काम करता है, एंजाइटिस करता है, और इलिफेंटियसिस करता है, और लिम्फ एडिमा कोज करने का काम करता है। कौन, क्लासिकल फैलेरियसिस। आगे भी देखेंगे। ओकल्ट फैलेरियसिस में क्या होता है, ओकल्ट का मतलब ही होता है, अगर इसके हिंदी में जाएंगे आप तो ओकल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। तो इसका इन्फेक्शन बॉडी में रहेगा बट अपीयर नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। इस तरह के फैलेरियसिस को क्या बोलते हैं, ओकल्ट फैलेरियसिस। तो कोज्ड बाय द इम्ब्रियो या कि माइक्रो फैलेरिया। ध्यान समझिएगा, क्लासिकल फैलेरियसिस को एडल्ट वर्म के द्वारा हो रही है, और जबकि जो ओकल्ट फैलेरियसिस है किसके द्वारा हो रही है, माइक्रो फैलेरिया के द्वारा हो रही है, ठीक है। और इसमें इस्नोफीलिया कंडीशन होती है, हिपैटोमेगैली होती कंडीशन होती है, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, ठीक है। आगे यहाँ पर समझिए थोड़ी सी दोनों के बीच में, फिर और एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लासिकल फैलेरियसिस और ओकल्ट फैलेरियसिस दोनों का मतलब समझिए, और इसमें किस तरीके से इसमें इन्फेक्शन हो रहा। तो यहाँ पर अभी हमने बताया जो क्लासिकल फैलेरियसिस होती है किसके द्वारा हो रही है, एडल्ट वर्म के द्वारा हो रही, जबकि ओकल्ट फैलेरियसिस किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पर
माइक्रोफैलियरी के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो क्लासिकल फैलिरियसिस होता है तो इसमें जो एडल्ट वर्म में हो रही है तो ये क्रोनिक कंडीशन में जब पहुंचेगा तो क्या करता है, यहाँ पर इलिफेंटिएसिस कोज करने का काम करता है। ठीक है ना, क्या करता है इलिफेंटिएसिस। इलिफेंटिएसिस मतलब कि अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैर में स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड को वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, डिसफिगरमेंट पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। आगे देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो एडल्ट वर्म यहाँ पर डेवलप हो रहा है, वर्म का है। ठीक है, किसमें, क्लासिकल फैलियसिस में, जबकि ओकल्ट फैलियसिस में क्या हो रहा है, माइक्रोफैलियसिस के द्वारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, बेसिक लेजन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक्यूट इन्फ्लामेशन फॉलोड बाय द इपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा सराउंडिंग द एडल्ट वर्म एंड द फाइब्रस स्कार। इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन होने लगती है यहाँ पर। ठीक है, एक होता है लिम्फ एंजाइटिस होता है और लिम्फ एडिनाइटिस होता है, दो कंडीशन होती है। लिम्फ एंजाइटिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि बॉडी में प्रेजेंट होता है एक तरह का सिस्टम जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसी को बोला जाता है क्या, लिम्फ एडिनाइटिस। और लिम्फ एडिनाइटिस में क्या होता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं वहां पर स्वेलिंग होने लगती है, उसको बोला जाता है लिम्फ एडिमा। ठीक है ना, या कि लिम्फ एडिनाइटिस। तो वही कंडीशन यहां पर होती है। जबकि यहां पर जो माइक्रोफैलियरी में देखेंगे तो जो रिएक्शन होती है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमास होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रोफैलेरिया होता है तो वो स्प्रेड हो करके रिलीज हो करके कहाँ आता है, ब्लड में आता है। और ब्लड के अनादर जो इंटरनल आर्गन होते हैं बॉडी के, वहाँ पर जाकर क्या रहता है, ये डे के टाइम पे इन्हिबिट रहता है, रेस्ट करता है, जिसमें से आपको लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लंग्स होता है, लीवर है, हार्ट है या ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सेल्स होती है ब्लड में जो इस्नोफिल, ये आकर के फाइट करती है, जिसके कारण इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमा हो जाता है। इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमास मतलब क्या होता है, जो बोन मैरो में इस सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। आर्गन जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी बताया कि जो एडल्ट वर्म होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जबकि माइक्रोफैलेरिया होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम, लंग्स, लीवर, स्प्लीन और भी अनदर आर्गन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, माइक्रोफैलेरिया को अगर यहाँ पर डिमोस्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने क्या बोल रहा था कि जो एडल्ट वर्म होता है, ठीक है ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, तो फिर ब्लड में कैसे आता है, नाइट के टाइम पे आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एडल्ट वर्म होता है वो फिर क्या करेगा, वो तो अपना मेटिंग करके रिलीज करेगा। तो जो चीज़ को रिलीज करता है किसको करता है, माइक्रोफैलेरिया को। तो माइक्रोफैलेरिया ही क्या आता है, ब्लड में आता है। तो माइक्रोफैलेरिया फिर जब ब्लड में आएगा तो आप डिटेक्ट कर लेंगे क्लासिकल फैलिरियसिस की कंडीशन में। जबकि यहाँ पर आपको ओकल्ट फैलिरियसिस में माइक्रोफैलेरी ब्लड में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, वो टिश्यू में दिखेगा। जो जिस आर्गन में वो जाकर के इन्वेट है तो वो टिश्यू में ही दिखेगा, जब आप टिश्यू बायोप्सी लेंगे उसमें दिखाई देगा। ठीक है, थेरेप्टिक रिस्पांस की अगर बात करेंगे, थेरेप्टिक रिस्पांस का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर आप क्लासिकल फैलिरियसिस को किसी प्रकार के आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिजीज़ उत्पन्न होती है क्रोनिक में जाकर के इलिफेंटियसिस होती है। और इलिफेंटियसिस जो होती है इतनी घातक डिजीज़ है इसके रिगार्डिंग में कि उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जबकि ओकल्ट फैलिरियसिस में क्या होता है, एक तरीके से ड्रग यूज़ कर जाती है जिसको बोला जाता है DEC, मतलब कि डाई इथाइल कार्बामेजाइन। ये ड्रग होती है जो पेशेंट को दे करके ठीक किया जा सकता है, किसको, माइक्रोफैलिरियसिस को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है जो हम एक्सप्लेन किए हैं आपको। ठीक है, कि लिम्फ एडिना क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फ इन द टिश्यू एंड कॉजिंग द स्वेलिंग ऑफ द आर्म, ब्रेस्ट एंड जेनाइटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है कि जो डिजीज़ हो रही है, ध्यान समझिएगा, जो डिजीज़ हो रही है, जो फैलेरिया वर्म होता है तो सिर्फ इलिफेंटियसिस भी कोज करता है, ऐसा नहीं है। और भी ये
बहुत से आर्गन में इन्फेक्शन करता है और साथ ही साथ में बहुत सारे और भी आर्गन को इफेक्ट करके डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, जिसमें से लिम्फेडिना भी होता है, लिम्फ एंजाइटिस भी होता है। तो यहाँ पर जो इलिफेंटियासिस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेग्स बस में ही कोजेस नहीं करता है, वो पैर के अलावा अदर आर्गन, अदर जो सिस्टम है वहाँ पर भी इन्फेक्शन ये करता है। कैसे करता है ये चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है कि आर्म, ब्रेस्ट या कि जेनाइटल एरिया में भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जेनाइटल एरिया में जो कि क्या करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो टेस्टिस होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, हाइड्रोसेल की प्रोसेस हो जाती है और ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग हो जाती है अगर इसका इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है यहाँ पे तो। ठीक है, और लिम्फेजिनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन यानी कि लिम्फेटिक चैनल्स दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन एट द साइड ऑफ द चैनल। मतलब कि जो इन्फेक्शन हो रहा है लिम्फेजिनाइटिस में, अभी हमने बताया कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका सर्कुलेशन हो रहा तो यहाँ पर इन्फेक्शन है। ठीक है, और जो आर्म में हो रहा है तो इस तरीके से आपको इसकी स्वेलिंग दिखेगी। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर इलिफेंटियासिस, बार बार जो हम टर्म आपके सामने ले रहे थे कि इलिफेंटियासिस कोज करता है, तो ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। जब इसका इन्फेक्शन बॉडी में होता है, ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, कैसा होता है, एक तरह की इलिफेंटियासिस डिजीज है और डिजीज भी है। कैसी है ये, पेनफुल है, मतलब कि पेनफुल मतलब बहुत ही दर्दनाक है और डिसफिगरिंग स्वेलिंग होती है। डिसफिगरिंग मतलब कि जिस तरीके से बॉडी का पोस्चर हो, जिस तरीके से फिगर होता है तो नॉर्मल ना होकर के एब नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है तो लेग होता है, पैर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जेनाइटल एरिया भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में एक तरह का सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हमने बार बार बोला है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, आपके नेक में प्रेजेंट है, एक्सियल एरिया में प्रेजेंट है, इंग्वाइनल एरिया में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो इसका एडल्ट फॉर्म होता है तो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या है कि अगर इसका इन्फेक्शन लेग्स में किया है, ठीक है, तो लेग्स में ही मतलब पैर में ही क्यों इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ से अगर लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा है नीचे की ओर, तो होता क्या है कि कुछ एरिया में लिम्फ जो नोड्स होते हैं या कि जो लिम्फ चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, जो एडल्ट वर्म होता है तो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण लिम्फ का सर्कुलेशन जो लिम्फेटिक चैनल है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा लेग्स में ही क्या हो जाता है, स्वेलिंग होती है और आप ये इसके इंग्वाइनल एरिया में होती है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हाथी पाँव इसको बोला जाता है। ठीक है, लॉसेस द फंक्शन ऑफ द लिम्फ सिस्टम, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि फंक्शन लॉस हो जाता है और पीपल्स हैव मोर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द स्किन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, और साथ ही साथ में इसमें अदर तरीके से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, causing the hardening and thickening of the skin which called the elephantiasis, मतलब कि जो स्किन होगी कैसे हो जाएगी, बहुत ही हार्ड होगी और थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, इसी को क्या बोला जाता है, एलिफेंटियासिस बोला जाता है। क्लियर, होप सो आपको ये एलिफेंटियासिस के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिपैटोमेगैली होती है, हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर के इन्वेड रहता है डे के टाइम पे। ठीक है, तो हिपैटो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, मतलब कि इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एज वेल एज स्प्लीन। ठीक है, दोनों आर्गन यहाँ पर इनलार्जमेंट हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये होती है स्प्लीनोमेगैली की कंडीशन। ये देखिए, ये हेल्थी स्प्लीन है और ये लार्ज स्प्लीन हो गई है, और लीवर की कंडीशन में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पैथोजेनेसिस अपन लोग डिटेल्स में देख लिए। अब यहाँ पर इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें पैरामीटर यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या सैंपल लेंगे, ये चीज़ को भी देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द माइक्रोफाइलेरिसिस इन द
फेरर ब्लड फिल्म, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, ब्लड सैंपल भी ले लीजिए, ठीक है। वही प्रोसेस अप्लाई करिए। नाइट के टाइम पे जब पेशेंट सो जाए और डार्क एरिया रहे तो उस कंडीशन में आप सैंपल को कलेक्ट कर लीजिए। या कि आपको डे के टाइम पे सैंपल कलेक्ट करना है तो एक तरह की अभी हमने क्या बताया कि इसके लिए ड्रग अवेलेबल होती है जिसको बोला जाता है DEC, ठीक ना, डाई इथाइल कार्बाजाइन टैबलेट होती है। इसमें टेस्ट जो किया जाता है तो DEC प्रोवोकेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, प्रोवोकेशन टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस ड्रग को आप दीजिए उसके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसके एज के अकॉर्डिंग देंगे आप, जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है, सॉरी एज बोल दिया, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप देंगे। अगर यहाँ पर 2 ग्राम की अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए आप, जैसे 50 kg का कोई पर्सन है तो उसमें आप क्या करिए 50 × 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना, mg, ठीक ना, 100 mg आप क्या करिए उसको टैबलेट दीजिए और इसके बाद इसमें 30 से 50 मिनट वेट करिए। वेट करने का रीज़न क्या होता है कि ये जो फाइलेरिया वर्म होता है तो डे के टाइम पे क्या रहता है, वो इनविट रहता है अदर ऑर्गन में। तो जब इस टैबलेट को आप देंगे तो इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है स्टिमुलेशन होना या कि एक्साइट उत्तेजन करना। तो मतलब कि जो फाइलेरिया होगा तो वहाँ से निकल करके कहाँ आएगा, ब्लड के सर्कुलेशन में आएगा। तो आप वो डे के टाइम पे भी सैंपल कलेक्ट करके आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक ना, DEC प्रोवोकेशन टेस्ट करके। क्लियर। तो आप ब्लड सैंपल ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको काइलस यूरिन लेंगे। कुछ इस तरीके से ये यूरिन जो कंडीशन हो जाती है काइलस में, ठीक है। और हाइड्रोसिल फ्लूइड ले लीजिए, अगर हाइड्रोसिल में इन्फेक्शन किया है ये, ठीक है, तो ये भी फ्लूइड ले सकते हैं। लिम्फेटिक आप एक्सुडेट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लिम्फ की स्वेलिंग हुई वहाँ पर आप एफनेसी करके सैंपल को कलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोफाइलेरिया जो होता है लार्ज नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ अपीयर होता है, ब्लड में अपीयर होगा एट द नाइट टाइम, ठीक है। ब्लड फिल्म शुड बी द मेड इन द एट नाइट बिटवीन द 10 to 2 PM, मतलब कि इसके कंडीशन इसके बीच में आप क्या करिए 10 PM से लेकर के 2 AM के बीच में आप ब्लड स्मीयर तैयार करके डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि माइक्रोफाइलेरिया ओनली ऑब्जर्व इन द ब्लड, ठीक है ना, ब्लड में ही ऑब्जर्व होगा। जबकि एडल्ट वर्म जो होता है जहाँ पर लिम्फ की स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड का आप सैंपल कलेक्ट करवाइए एफनेसी के थ्रू, वहाँ से आप एडल्ट वर्म को डिमोन्स्ट्रेट करिए, ठीक है। 2 तरीके से इसमें आगे देख लीजिए टेक्निक जो अप्लाई की जाती है। एक होती है यहाँ पर डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई की जाती है और एक होती है इनडायरेक्ट तरीके से। इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक ना, इसको आप जरूर अपने नोटबुक में बना कर रखिए और नोटबुक के अलावा अपने माइंड में बना कर रखिए, ठीक है। यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन पैरामीटर इसके लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो आप डायरेक्ट एविडेंस में अप्लाई करेंगे डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोफाइलेरी। तो माइक्रोफाइलेरी के लिए आप क्या करिए, थिक और थिन 2 ब्लड फिल्म अपीयर करिए, ठीक है ना। थिक और थिन ब्लड फिल्म होप्स आपको पता होगी कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन इसके बाद आप जिम्सा स्टेन करिए और स्टेन करके आप माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कर लीजिए। सेकंड यहाँ पर आप डिटेक्शन कर सकते हैं अनस्टेन माउंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो अनस्टेन तरीके से भी इसको आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक आप माइक्रोस्कोपी स्लाइड लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोपी स्लाइड लीजिए और इसमें आप क्या करिए थिक ब्लड की ड्रॉप रखिए और इसको थिक फिल्म बनाइए। देन इसके बाद इसको माउंट करिए। माउंट करने के बाद इसको आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में क्या करिए ऑब्जर्व करिए। तो इसमें जो माइक्रोफाइलेरी होगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्निक अप्लाई करेंगे एक्रीडिन ऑरेंज माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके कंपटीशन भी उसे, ठीक है। माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब यूज़ की जाती है जो कि एक्रीडिन ऑरेंज डाई में कोटेड रहती है, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करिए सैंपल लीजिए, सैंपल उसमें डालिए, देन इसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखेंगे उसमें नीचे आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर प्लाज्मा रहेगा और बीच में बफी कोट रहेगा। तो उसी बफी कोट में आपको माइक्रोफाइलेरिया जो होता है ऑब्जर्व दिखाई देगा, ठीक है।
ये कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, स्नोफिलिया आप ब्लड फिल्म कर सकते हैं जिसमें से आईजी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। स्नोफिलिया भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं और आईजी एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फाइलेरिया की कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आईजीए, ठीक है। और भी यहाँ पर अगर आपको एडल्ट वर्म को डिटेक्ट करना है तो आप क्या करिए, लिम्फ नोड की बायोप्सी लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट इसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करिए, देन ऑब्जर्व करके देख लीजिए। एक्सरे अगर करना है, ठीक है ना, तो एक्सरे करके भी देख सकते हैं। एडल्ट वर्म को देखना है तो जब एडल्ट वर्म आप एक्सरे में देखेंगे तो वो ह्यूज अमाउंट में क्या करेगा, कैल्सीफाइड को अपने में जमा के रखेगा, ठीक है ना। तो आपको व्हाइट कलर का ऑलरेडी ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। और भी आप फ्रीक्वेंसी करना है तो फिर आप क्या करिए, स्क्रोटम की, ठीक ना, एक डॉपलर की क्या करिए, यहाँ पर आप सोनोग्राफी करके भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये एडल्ट वर्म मिल सकता है इंग्वानल एरिया की कंडीशन में, ठीक है। ये कर सकते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं इम्यूनो डायग्नोसिस में आप एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं और एंटीबॉडी भी डिटेक्शन कर सकते हैं। एंटीजन आप इलाइजा टेस्ट के साथ कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ठीक है। और आईसीटी का मतलब होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट है, ठीक है ना, तो इससे भी आप कर सकते हैं। यह कि आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो सीएफटी टेस्ट लगाकर देख सकते हैं, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, आईएचए टेस्ट कर सकते हैं, इम्यूनो हीम एग्लूटिनेशन असे, और आईएफए टेस्ट कर सकते हैं, इम्यूनो फ्लोरेसेंस असे, ठीक है ना। ये आप इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में अगर चाहेंगे आपको तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक अप्लाई करें, जिसमें से आप पीसीआर इसको बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सो आपको इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्लियर। अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर रिमेनिंग और भी बचा है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जो टेल के पार्ट के पास होता है तो उसमें किसी प्रकार का न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी टेल को छोड़ करके जो टेल वाला और हेड वाला पार्ट होता है उसको छोड़ करके पूरे बॉडी में इसके न्यूक्लियस दिखाई देगा, जिसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको जब टिश्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, लिम्फेटिक बायोप्सी अगर आप यूज किए हैं तो, क्लियर। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट आप एंटी फाइलेरिया ड्रग यूज करिए। जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा था आपके लिए कि डाई इथाइल कार्बामेजाइन, जिसको बोलते हैं DEC, ठीक है ना। इसका जो डोज निर्धारित किया गया है तो 6 mg पर kg पर डे के हिसाब से किया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इनवर्मेक्टिन एक और ड्रग होती है जो कि 150 mg है, ठीक है ना, mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग अगर यूज़ करेंगे तो वो भी बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। और अल्बेंडाजोल भी इसके लिए ओरल जो सिरप आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। इलिमिनेशन की बात करेंगे कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस होता है इसको कैसे इलिमिनेट किया गया है और किया जा रहा है, ये चीज़ को समझ लीजिए। तो ग्लोबल प्रोग्राम किया गया था, WHO के द्वारा किया गया था, जो कि जिसमें लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को इलिमिनेट करने का यहाँ पर एम रखा गया था, ठीक ना। कब इसको मतलब कि 2000 के लगभग, ठीक है ना, 2000 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका पूरा एम क्या था कि 2020 तक पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर इसका देखा जाए ना तो इसके 20 साल पहले इसका इन्फेक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट था, अब तो रेयर में मिल रहा है, बट इसके पहले 20 साल पहले इसका इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। स्ट्रेटजी जो लागू की गई थी WHO के द्वारा, तो जो DEC ड्रग है, ठीक ना, डाई इथाइल कार्बामेजाइन और एल्बेंडाजोल, इन दोनों को क्या है कॉम्बिनेशन दे करके ही ट्रीट किया जा सकता था। ये WHO के द्वारा स्ट्रेटजी लागू की गई थी जब इंटरव्यू एरिया था, क्लियर। कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप, कैसे बचाव कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में, जो मॉस्कीटो होता है उसको अवॉइड करिए, ठीक है, उसको किल करने की कोशिश करिए। और इसका जो मॉस्कीटो होता है तो
माइक्रोफाइलेरिया को, ठीक है ना, माइक्रोफाइलेरिया जो वर्म होता है, तो ये सबसे ज़्यादा किस टाइम पे आपको वाइट करेगा, जो टाइम होता है जिसको बोलते हैं डस्क एंड डाउन, ठीक ना, मतलब कि जब शाम का टाइम ढलने लगता है और जो अर्ली मॉर्निंग होता है लगभग सुबह 5 बजे के लगभग, उस टाइम की कंडीशन में, ठीक है। लाइव कब रह सकता है जब ट्रैवल कर रहे हैं एरिया, ठीक ना, तो उस टाइम पे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें से स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट यूज करके, ठीक है। और यहाँ पर बियर लॉन्ग स्लीप्स एंड टोजर का यूज़ करके, और नेक्स्ट आप मॉस्किटो रिफ्लेंट का एक्सपोजर दे करके उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये इसके रिगार्डिंग पूरा जानकारी समझ में आई होगी। मैंने A to Z यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया, हिस्ट्री से लेकर के इसकी हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन हुई है और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट तक हमने पूरा एक्सप्लेन किया। लिटिल बिटवीन भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अगर इतना भी रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कहाँ पर है, इजीली आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।